संस्कृत के कई रूप हैं, बहुत सारे रूप, कई सारे रूप हैं। जैसे आज हिंदी के कई सारे रूप हैं। हिंदी बहुत सारी हिंदी है। बिहारी हिंदी अलग है, बिहारी हिंदी में ही कई हिंदी, भोजपुरी हिंदी अलग है, मैथिली हिंदी अलग है, अंगिका की हिंदी अलग है, मगधी अलग है, कई सारी हिंदी है। राजस्थानी हिंदी है, राजस्थानी में भी कई है, मारवाड़ी, मालवी है, जयपुरी है, पहाड़ी हिंदी है, उत्तर प्रदेश की हिंदी है, एमपी की हिंदी है। तो हिंदी कई प्रकार की है। ठीक वैसे ही संस्कृत भी क्षेत्र के हिसाब से कई प्रकार की थी, जिसमें जो मूल रूप है वो है वैदिक संस्कृत। दूसरा रूप है साहित्यिक संस्कृत, और तीसरा रूप है लौकिक संस्कृत। तीन मुख्य रूप। वैसे बहुत सारी, हर क्षेत्र की संस्कृत अलग अलग है, लेकिन मूलतः मुख्यतः संस्कृत कितने प्रकार की? तीन प्रकार की। किसी भी भाषा का जो तीन रूप, एक तो वैदिक संस्कृत, ऋग्वेद, सामवेद। ऋग्वेद के मंत्रों को गाया गया तो सामवेद हो गया, उसको डिफाइन करके गद्य और पद्य में लिखा गया तो यजुर्वेद हो गया, है ना। यानी ऋग्वेद के जो श्लोक थे उसको गाने के लिए जो विधा गीतात्मक कविता में विकसित हुई उसको क्या कहा गया? सामवेद कहा गया। और उसको और डिफाइन करने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए गद्य और पद्य में लिखा गया तो यजुर्वेद हुआ। ये जो वैदिक संस्कृत, ये संस्कृत अलग है, साहित्यिक संस्कृत अलग है। मान लिया कालिदास ने कुछ बात अभिज्ञान शाकुंतलम लिखा, मेघदूतम लिखा, तो इनकी संस्कृत अलग है वैदिक संस्कृत से, लिटरेचर है ये। संस्कृत का ग्रामर किसने लिखा? पाणिनि ने लिखा। लौकिक संस्कृत का मतलब होता है देसी संस्कृत, यानी बोलचाल की संस्कृत। आपको जहां न समझ में पूछिएगा। बोलचाल की संस्कृत, या कहिएगा क्षेत्रीय संस्कृत, क्षेत्रीय संस्कृत, या कहिए इसको ग्रामीण संस्कृत। ये सब एक ही नाम है, ग्रामीण संस्कृत। या कहेंगे बिगड़ी हुई संस्कृत, जो नाम दीजिए, बिगड़ी हुई संस्कृत। या कहिएगा भ्रष्ट संस्कृत। क्यों ऐसा नाम दिया गया? जो सोकॉल्ड सभ्य लोग होते हैं गांव की भाषा को आज भी अच्छे नजरिए से नहीं देखते। नहीं, जो बहुत पढ़ा लिखा है। तो कोई बोल रहा है मगही, नहीं, कोई बोल के दिखाइए मगही कैसे बोलते हैं। कोई होंगे आप लोगों में से मगध क्षेत्र के, जहानाबाद, नालंदा, गया? हाँ बोलिए। हाँ, तो ये क्या हुआ? ये देसी हो गया, है ना। तो देसी हो गया। अब मान लिया जो शिष्ट लोग होंगे, जो तत्सम हिंदी बोलेंगे, जो मानक हिंदी बोलेंगे, उनको ये भाषा कैसी लगेगी? तो क्या कहेंगे कि ये तो बिगड़ी हुई भाषा है, गांव की भाषा है, अच्छी नहीं है। ऐसा ही कहा संस्कृत वालों ने, जो साहित्यिक संस्कृत, ये लोगों ने इस भाषा को क्या कह दिया कि बिगड़ी हुई है, अभ्रष्ट है, अपभ्रंश है, ग्रामीण है, लौकिक। लेकिन यही तो ज्यादातर लोग बोलते थे, 99% लोग यही बोलते थे। शिक्षा का विकास, आज जो स्थिति है तो और पहले बहुत ही कम थी। तो जो गांव के जो लोग थे, जो बोलचाल वाली जो संस्कृत थी, उसी को क्या कहा गया? इसी को, और इसी में बोलना था बुद्ध को, इसको पाली कहा गया। बुद्ध को ये सब ये बोलते तो कितने लोग समझते? बुद्ध पढ़े लिखे व्यक्ति थे, राजा के बेटे थे, राजा होना उनका निश्चित था। राजा के बेटा ही राजा होता, तो पिता ने सारी सुविधाएं दे दी थी। नहीं, धन दौलत सब था, जायदाद थी, शादी भी अच्छी, पत्नी सुंदर उस समय की, है ना। हाँ, भागेंगे नहीं, बिल्कुल सही। लेकिन नियति को कुछ और मंजूर था। तो कहने का मतलब कि बुद्ध को अगर अपनी बात कहनी थी तो इसी संस्कृत में बात कहनी थी। इसी संस्कृत का आगे चल करके नाम क्या हो गया? पाली हो गया। तो पाली जो है लौकिक संस्कृत का ही फिर साहित्यिक रूप विकसित हुआ। यानी पाली के दो रूप विकसित हुए, एक साहित्यिक
जिसमें पिटक साहित्य बाद में लिखा गया, और एक हुआ बोलचाल का। यानी बोलचाल की जो भाषा होती है वो पैरेलल अपनी गति से विकसित होती रहती है। स्पष्ट हुआ? कोई प्रश्न है आपके मन में? यानी संस्कृत का जो बोलचाल का हिस्सा था, जो 99% लोग बोलते थे, उसी भाषा में बुद्ध ने अपने क्या दिए? उपदेश दिए। क्यों दिए? क्योंकि लोगों को बताना था, लोग यही भाषा समझते थे। इसको बाद में चल के क्या नाम दिया गया? पाली। पाली का जो मानक रूप, ग्रामर के साथ जो साहित्यिक रूप विकसित हुआ, ये हमारे कोर्स में नहीं है। इस बोलचाल के रूप से ही प्राकृत का विकास हुआ है। इसलिए प्राकृत को, पाली को हम प्रथम प्राकृत भी कहते हैं। पाली का दूसरा नाम क्या है? प्राकृत का पहला फेज, प्रथम प्राकृत। तो समझ गए? बोल देते हैं हम, संस्कृत के 3 रूप, वैदिक, साहित्यिक और लौकिक। लौकिक को कई नाम आप दे सकते हैं, देशज कहिए, ग्रामीण कहिए, बोलचाल का कहिए, क्षेत्रीय कहिए। जो आम आदमी की भाषा थी वो, इसी आम आदमी की संस्कृत को नाम क्या दिया गया? पाली। पाली का आगे साहित्यिक रूप विकसित हुआ, जो पिटक साहित्य के रूप में आप जानते हैं, सुत्त पिटक, अभिधम पिटक, विनय पिटक। और इसका जो बोलचाल का रूप था, उसको क्या कहा गया? प्राकृत कहा गया। अब पाली को प्रथम प्राकृत भी कहते हैं, इसको द्वितीय प्राकृत कह सकते हैं। प्राकृत के बाद भाषा का विकास कौन सा है? अपभ्रंश, जो आपके कोर्स में है। ये अपभ्रंश कौन सा है? प्राकृत के बाद जो बोलचाल का चेहरा है, बोलचाल की जो स्थिति है, उसको क्या कहा गया? अपभ्रंश कहा गया। तो आपसे कोई पूछे कि अपभ्रंश है क्या, तो अपभ्रंश का क्या मतलब है? संस्कृत के बोलचाल या जो ग्रामीण रूप है, उसको पाली कहा गया। पाली के बाद प्राकृत का विकास हुआ। प्राकृत के बाद किसका विकास हुआ? अपभ्रंश का। तो अपभ्रंश का समय क्या है? अपभ्रंश का समय है 500 ईस्वी से 900 ईस्वी। 500 ईस्वी से 900 ईस्वी के बीच जो देसी भाषा थी, उसका नाम क्या था? अपभ्रंश था। और पाली का समय क्या है? 500 BC से 1 AD, ये प्रथम प्राकृत। और इस प्राकृत का समय क्या है? 1 AD से 500 AD। यानी पाली और प्राकृत का समय क्या है? 500 BC से 500 ईस्वी। स्पष्ट हुआ? 500 BC से 500 AD तक 1000 साल तक क्या है? पाली और प्राकृत। ठीक है, कोई मन में सवाल हो तो पूछे। संस्कृत के देसी रूप से किसका विकास हुआ? पाली का। फिर उसके बाद देसी ग्रामीणीकरण रूप से किसका विकास हुआ? भाषा रुकती नहीं है, नदी की तरह वो क्या होती है? प्रवाहमान होती है, पर जहां तहां से लेते हुए वो आगे बढ़ती है। आज भी हिंदी रुकी हुई नहीं है। हिंदी में कई सारे शब्द आते रहते हैं, कई सारे शब्द नए बनते रहते हैं, नए अर्थ लेते रहते हैं। कभी अर्थ बिगड़ जाते हैं, कई बार अर्थ अच्छे हो जाते हैं। होते हैं या नहीं? शब्द जो होते हैं वो नए नए जुड़ते रहते हैं। अंग्रेजी के शब्द इसमें आएंगे, यहाँ के शब्द अंग्रेजी वाले ले लेंगे, तो बहुत सारे ये जो मिश्रित स्वभाव होता है। और भाषा मर कब जाती है? जब वो मिश्रित होना बंद कर देती है ना। भाषा की गति कैसे होती है? भाषा मजबूत तब होती है जब उसमें अन्य भाषी के शब्दों को एक्सेप्ट कर लिया जाता है। जैसे कंप्यूटर आपका शब्द नहीं है, लेकिन आपने अपना लिया। नहीं, माउस आपने अपना लिया, आपका शब्द तो नहीं था, है आपका शब्द तो नहीं था, लेकिन आपने क्या कर लिया? हिंदी में आपने उसको अपना लिया। हमने चीन से शब्दों को, हमने फारसी शब्दों को, हमने तुर्की शब्दों को, हमने अंग्रेजी शब्दों। पितृहंता आपका शब्द था, अंग्रेजी वालों ने अपना लिया पैट्रिसाइड। तो हिंदी के शब्दों को वो लोग भी अपना लेते हैं, वहां के शब्दों को आप अपना लेते हैं। आप तत्सम शब्दों को भी अपना लेते हैं, दुग्ध भी अपना लेते हैं, दूध भी अपना लेते हैं। भक्त से शब्द बन गया भात, वो भी अपना लेते हैं, जबकि मीनिंग ही बदल गया। तो ऐसे शब्दों के निर्माण की प्रक्रिया चलती रहती है। और ज्यादा शब्द कहाँ बनते हैं? गांव में बनते हैं। ग्रामीण समाज में जो निरक्षर समाज है,
वहां पर शब्द ज्यादा बनते हैं, शब्दों का निर्माण ज्यादा होता है और शब्द निर्माण बहुत आसानी से सरलीकृत हो जाने से बन जाते हैं। मान लिया आपने वोडाफोन कोई शब्द दिया तो गांव में हो सकता है बूढ़ा फोन हो जाए, वो नहीं, बूढ़ा फोन 100 रुपए का रिचार्ज करना। गांव के लोग शब्द बनाने में क्या होते हैं, हाँ माहिर होते हैं, नए नए शब्द क्या, हाँ उच्चारण भी नहीं कर पाते तो क्या करते हैं, वो सरल बना देते हैं। तो इसलिए इसका नाम सरलीकृत संस्कृत भी है। तो नए शब्द बनाए, कई बार व्यंग में भी नए शब्द बना देते हैं, किसी का उपहास उड़ाने में भी नए शब्द बनाते हैं और वो फिर शब्द क्या हो जाता है, चल पड़ता है। तो ज्यादा शब्द निर्माण कहाँ होते हैं, ग्रामीण समाज में। तो जो संस्कृत का जो ग्रामीण रूप था, जो सरल रूप था, इसी को बुद्ध ने अपनाया। उस भाषा का नाम क्या पड़ा, पाली। और ये नामकरण और इसका एग्जिस्टेंस 500 BC से 500 ईस्वी तक पाली और प्राकृत का, बुद्ध ने, महावीर ने, इन लोगों ने लोक भाषा को अपनाया। ये लोक भाषा क्या थी, संस्कृत की ग्रामीणीकरण से विकसित हुई थी और इसी के ग्रामीणीकरण से फिर आगे किसका विकास हुआ, अपभ्रंश का। इसका नाम भी उसी से हुआ। भ्रंश मतलब क्या हुआ था, भ्रष्ट। मैंने कहा था कि जो पढ़े लिखे लोग हैं गांव की भाषा को क्या कह देते हैं, भ्रष्ट। तो इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, अपभ्रंश मतलब भ्रष्ट भाषा। हालांकि भ्रष्ट नहीं है ये, अब इसका नाम गलत हो गया तो अलग बात है। ये तो अच्छी भाषा, गांव की भाषा क्या होती है, सरल होती है और अच्छी होती है। लेकिन इसका नामकरण जो तथाकथित शिष्ट लोग हैं उन्होंने क्या कर दिया कि तो अपभ्रंश है, नाम यही चल पड़ा। तो अपभ्रंश का मतलब क्या हुआ, गांव की भाषा। कब, 500 से 900 ईस्वी के बीच। संस्कृत चल रही थी, संस्कृत रुकी नहीं, संस्कृत भाषा ऐसे चलती रहती है, यानी संस्कृत भी चलती रहेगी, अपभ्रंश भी चल रही थी, पाली भी चल रही थी। धीरे धीरे हो सकता है कि कालक्रम से भाषा मर भी जाए। जैसे अभी संस्कृत क्या होती जा रही है, 21वीं सदी में है, संस्कृत मरती जा रही है, मरती जा रही है ना, पहले से तो खत्म होती जा रही है। अपभ्रंश समाप्त हो गई, ये तो बंद हो गई, आगे चल के क्या हो गए, समाप्त हो गए। हो सकता है आगे चल करके मगही आपकी विलुप्त हो जाए, कोई साहित्य नहीं है, कोई मैगजीन नहीं है, कोई लिटरेचर, कविता, कहानी, उपन्यास नहीं है, तो मगही क्या हो जाए, केवल बोलचाल की स्थिति रह जाए। जैसे अवधी हो गई, अवधी पहले क्या थी, बोलचाल में थी, फिर रामचरितमानस जैसा ग्रंथ आ गया उसमें, फिर रीति काल में क्या हुआ, अवधी का डाउनफॉल हो गया। आज अवधी क्या है, क्षेत्रीय स्तर पर बोली जाती है। अवधी का कोई विद्वान तो नजर नहीं आता, अवधी का कोई उपन्यास नहीं है, अवधी का कोई नाटक नहीं है ना। ब्रज भाषा में सूरदास ने इतना लिखा, रीति काल में दरबार की भाषा हो गई, ब्रज भाषा में नौकरी मिलने लगी। फिर जब खड़ी बोली आई, अंग्रेज आए, तो ब्रज भाषा साइडलाइन हो गई। तो भाषा कई बार, आपकी मैथिली क्या हुई, साइडलाइन थी, 8वीं अनुसूची में शामिल हो गई, तो इसके सितारे क्या हो गए, चमक गए, हो गए ना। भोजपुरी अभी भी हाँ होने वाली है, लेकिन अभी अश्लीलता और क्या क्या से जूझ रही है, नहीं। तो भोजपुरी सक्षम भाषा होने के बावजूद भी 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं हुई। अगर होती तो भोजपुरी का और विकास होता। यानी भाषा का जो विकास है उसके कई सारे फैक्टर हैं, आर्थिक कारण हैं, भौगोलिक कारण हैं। उत्तराखंड की भाषा, पहाड़ों की भाषा क्यों नहीं आगे बढ़ती, क्योंकि वहां के लोग मैदानी क्षेत्रों में आ जाते हैं और मैदानी क्षेत्रों में आकर के अंग्रेजी या हिंदी को अपना लेते हैं। तो वहां की भाषा जो कुमाऊनी है, गढ़वाली है, वो सब क्या हो गई, जहां की वही है। सुमित्रानंदन पंत बड़े रचनाकार थे, अल्मोड़ा के रहने वाले थे, वो भी आ गए इलाहाबाद, खड़ी बोली में आ गए। तो इसका मतलब ये हुआ कि भाषा का जो चरित्र है, भाषा की जो संरचना है, उसके जो शब्द भंडार है, उसका जो लिटरेचर है, वो सब बढ़ते घटते रहता है कई कारणों से। कई बार जब कैपिटल जहां हो जाती है वहां की भाषा क्या हो जाती है, मजबूत हो जाती है। जैसे खड़ी बोली क्यों मजबूत हो गई, क्योंकि दिल्ली की बोली थी और दिल्ली क्या हो गई, राजधानी हो गई। तो दिल्ली के राजधानी होने से सब जगह से लोग दिल्ली गए नौकरी करने, तो खड़ी बोली क्या हो गई, चमक गई, तो खड़ी बोली फिर आगे निकल गई। जबकि मध्यकाल में कौन सी भाषा थी, अवधी और ब्रज आगे थी। यानी भाषा का जो विकास है या भाषा का जो पतन है वो ग्रेजुअल तरीके से होता है, कई कारणों से होता है। भाषा का विकास भी कई कारणों से होता है। और
भाषा आगे बढ़ती है, गिरती उठती है। जैसे आदमी गिरता उठता है, आदमी का पतन, समाज का पतन होता है, ठीक वैसे भी भाषा भी क्या है, एक जीवंत इकाई है, एक लाइव है, उसमें भी एक जान है। और वो जान यानी उसका एक समाज है बोलने वाले लोगों का, और उस बोलने वाले लोगों से भाषा की शक्ति बढ़ती है और घटती है। इस समय बोलचाल की भाषा के रूप में क्या है, 500 से 900 ईस्वी में अपभ्रंश है, और शिष्ट भाषा संस्कृत चल रही है। बौद्ध ग्रंथों की भाषा पाली भी चल रही है, ये सब पैरेलल चल रही हैं। और गांव की भाषा भी, जैसे आज अभी मगही चल रही है पैरेलल, भोजपुरी चल रही है पैरेलल, और मानक हिंदी भी चल रही है, अंग्रेजी भी चल रही है। नहीं, आज कई सारी भाषाएं चल रही है, नहीं है? अंग्रेजी का प्रोग्रेस होता जा रहा है, मानक हिंदी चूंकि राजभाषा है तो उसका भी प्रोग्रेस हो रहा है, मैथिली का प्रोग्रेस थोड़ा और ज्यादा हो गया अभी 8वें सूची में होने से। सिविल सेवा दे सकते हैं, बीपीएससी दे सकते हैं। नहीं, मान लिया मगही भी हो जाती, नहीं तो मगही का भी भविष्य क्या हो जाता, उसके भी अच्छे दिन आ जाते। नहीं, भोजपुरी के अभी नहीं है। तो कहने का मतलब यह है कि इस समय, अब ये जो आपसे कोई पूछे तो अपभ्रंश का मतलब क्या हुआ, लोक भाषा। अपभ्रंश का मतलब क्या हुआ, जन भाषा, गांव की भाषा, लोगों की भाषा, आम व्यक्ति की भाषा। और ये समय क्या है, 500 से 900 ईस्वी। और इसी के बाद भाषा आई अवहट, ये 900 से 1100। यानी इन दोनों में बहुत का डिफरेंस नहीं है, इसी ग्रुप का है। अपभ्रंश के बाद जिस भाषा का नाम पड़ा वो क्या था, अवहट। ये भी जन भाषा थी, इसी से विकास हो रहा है। और फिर इसके बाद लगभग 1000 ईस्वी से हिंदी का विकास हो जाता है। हिंदी बाद में विकसित होती है। हिंदी का मतलब है 1000 से 1400 ईस्वी। ये प्रारंभिक हिंदी कहिए या आरंभिक हिंदी कहिए, दोनों नाम है इसका। तो हिंदी का मतलब क्या हुआ, 1000 से 1400। जो हिंदी आप पढ़ रहे हैं और हिंदी की बोलियों की चर्चा कर रहे हैं, उनका जन्म कब हुआ, 1000 ईस्वी में। आपसे कोई पूछा कि मैथिली का जन्म कब हुआ, 1000 ईस्वी, लगभग 900-1000 ईस्वी में। कहे कि भोजपुरी का जन्म कब हुआ, तो आप क्या कहेंगे, 1000 ईस्वी में। हिंदी की जितनी बोलियां हैं उन सबका जन्म कब हुआ है, 1000 ईस्वी में। यानी हिंदी की उम्र कितनी है, 1000 साल की ही है। नहीं, आपसे कोई कहे कि आप भोजपुरी बोलते हैं, इसका एज कितना हुआ भोजपुरी का, तो आप क्या कहेंगे, 1000 साल हुआ। मतलब 20-21 साल, 50 साल, 100 साल कोई मायने नहीं रखता। औसत रूप से क्या हुआ, 1000 साल। ठीक है। मैथिली का साहित्य कितना होगा, लगभग 1000 साल का। ठीक है। मैथिली में तो और कम साहित्यकार हुए, साहित्य कम लिखा गया। अब यहीं से आपके कोर्स में है कि अपभ्रंश का विशेषता बताइए, सीधे सीधे सवाल आता है। अवहट की विशेषता बताइए, या फिर प्रारंभिक हिंदी, इसका नाम क्या पड़ा, प्रारंभिक हिंदी या आरंभिक हिंदी, 1000 से 14। फिर इसके बाद मध्यकालीन हिंदी का विकास हुआ, मध्यकालीन हिंदी। आरंभिक हिंदी का समय क्या है, 1000 से 1400। फिर इसके बाद किसका विकास हुआ, मध्यकालीन हिंदी। मध्यकालीन हिंदी का मतलब है इसी में भक्ति काल और रीति काल आप पढ़ते हैं, अवधि और ब्रज पढ़ते हैं, यानी 14वीं से 19वीं सदी। 14वीं से 19वीं सदी का मतलब क्या हुआ, मध्यकालीन हिंदी, मध्यकाल की हिंदी, जिसमें भक्ति काल और क्या आ जाएगा, रीति काल, अवधि और ब्रज। और फिर उसके बाद आधुनिक हिंदी, मध्यकालीन हिंदी के बाद आधुनिक हिंदी, जिसको आप राजभाषा के रूप में कहिए या मानक भाषा के रूप में कहिए। राजभाषा या मानक भाषा कहिए। यहां तक किसी के पास कोई सवाल हो तो पूछिए। आपने अपभ्रंश अवहट के बारे में समझा। अपभ्रंश का मतलब क्या हुआ, 500 से 900 ईस्वी के बीच की जो जन भाषा है
जो संस्कृत के देशीकरण की प्रक्रिया से विकसित हुई है उसका नाम क्या है? अपभ्रंश। अवहट्ठ 900 से 1100 ईस्वी, और उसके बाद क्या है? पुरानी हिंदी। इसको तृतीय प्राकृत भी कहते हैं। ये पहला प्राकृत है, ये दूसरा प्राकृत है, इसको तृतीय प्राकृत भी कहते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि तृतीय प्राकृत के बारे में बताइए तो आप क्या कहेंगे? अपभ्रंश पूछा जा रहा है। स्पष्ट हुआ? आपसे क्या पूछा गया? अपभ्रंश पूछा गया। यहां तक कोई सवाल? समय याद हो गया। पाली का समय क्या है? पाली प्राकृत का 500 बीसी से 500 ईस्वी, और अपभ्रंश का समय है 500 से 900 ईस्वी। तृतीय प्राकृत, यही अपभ्रंश को ही तृतीय प्राकृत कहते हैं। ये प्राकृत है, ये पहला प्राकृत, यानी प्राकृत के 3 फेज माने गए। पाली को ही पहला प्राकृत कहा गया, प्राकृत तो है ही, फिर उसके बाद तृतीय प्राकृत, या इसको अपभ्रंश कहिए। अच्छा, इसका समय नहीं लिखे, 180 से 500 ईस्वी, हम एक साथ लिख दिए। 500 बीसी से 500 ईस्वी तक क्या लिखा था आपने? पाली और प्राकृत का समय लिखा था। और कोई सवाल? यानी भाषा संस्कृत तो चल ही रही थी, रुकती नहीं, आज भी चल रही है। पाली रुक गई, पाली का विकास रुक गया। क्यों रुक गया? पाली अब कहीं पढ़ाई जाएगी तभी तो उस पर कुछ काम होगा। एक बार फिर से समझिए, प्राचीन आर्य भाषा संस्कृत को कहा जाता है, और मध्यकालीन आर्य भाषा के 4 फेज, एक को पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट्ठ। पाँच 500 बीसी से 500 ईस्वी, ये दोनों 500 ईस्वी से 900 ईस्वी, 900 से 1100 ईस्वी, और आधुनिक आर्य भाषा हिंदी कहा जाता है। हिंदी के 3 फेज, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक। इसी प्राचीन का नाम प्रारंभिक या आरंभिक हिंदी। आपका कोर्स कहां से शुरू होता है? अपभ्रंश से शुरू होता है। तो अपभ्रंश को आप कह सकते हैं कि अपभ्रंश मध्यकालीन आर्य भाषा की तीसरी अवस्था है। मध्यकालीन आर्य भाषा की पहली अवस्था, दूसरी अवस्था, तीसरा फेज और चौथा फेज। मध्यकालीन आर्य भाषा के 4 फेज हैं, 4 स्टेज हैं, 4 चरण हैं, और 4 चरणों में पहला चरण क्या है? पाली। ये किससे विकसित हुई है? संस्कृत से, आप जानते हैं। दूसरा स्टेज है प्राकृत, तीसरा है अपभ्रंश और चौथा है अवहट्ठ। और प्रारंभिक हिंदी आधुनिक आर्य भाषा का पहला स्टेज, यानी हिंदी का पहला फेज। फिर मध्यकालीन हिंदी जिसमें अवधी और ब्रज होगा, सूरदास और तुलसीदास जैसे लोग होंगे लिखने वाले। और आधुनिक हिंदी का मतलब जो हिंदी आप अभी मानक हिंदी पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, और यही हिंदी फिर ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में कार्यालय में यूज होती है। जब आप अधिकारी बनेंगे तो हिंदी में जो संचिका पर लिखेंगे
वो सब क्या है? मानक हिंदी यानी ग्रामर वाली हिंदी, ग्रामर के साथ हिंदी। अपभ्रंश का विकास किससे हुआ है? संस्कृत से हुआ है। संस्कृत के देशीकरण रूप से पाली का, पाली से फिर प्राकृत का, प्राकृत से फिर अपभ्रंश का। मध्यकाल में, मध्यकालीन आर्य भाषा के 4 फेज हैं, यानी इन चारों में संबंध है। पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट, चारों में क्या है? कुछ रिलेशन होगा, यानी करीब 60-70% विशेषता अपभ्रंश और अवहट की सेम होगी, चूंकि एक ही फैमिली से। ठीक वैसे ही है जैसे अवहट चौथे स्टेज का बच्चा है और उसके दादा परदादा कौन है? पाली नहीं, नानी या जो भी कहिए संस्कृत है। सबका जन्म किससे हुआ है? तो सबकी नानी कौन है? संस्कृत। तो संस्कृत से पाली का विकास हुआ, प्राकृत का विकास हुआ, लेकिन विकास तो हुआ, लेकिन पाली ने कुछ और चीजों को भी अपनाया। नहीं, जैसे मान ले कहा जाए कि आपके पिताजी का नाम, फिर दादाजी का नाम, लेकिन दादाजी से आप डिफरेंट भी हैं, है नहीं? दादाजी किसान थे तो पोता क्या हो गया? एसडीएम हो गया, तो उसमें कई सारी विशेषताएं हो गई। और एसडीएम ने फिर हो सकता है कोई अंग्रेजन से शादी कर ली तो जो अगला फेज होगा उसमें क्या होगा? कुछ और। ठीक वैसे ही भाषा में भी है। संस्कृत की कुछ विशेषताएं पाली में मिलेंगी या नहीं? क्योंकि उसी से तो इसका जन्म हुआ है। लेकिन पाली में जनता का यानी ग्रामीणीकरण की भी चीजों को शामिल कर लिया जाएगा। ठीक है। इसी हिंदी में भी संस्कृत के शब्द हैं जिसको तत्सम शब्द कहते हैं, और बाकी देशज शब्द यहाँ से निकले हैं, देशज शब्द बनते रहे हैं। विदेशज शब्द जब मुगल आएंगे, जब दिल्ली सल्तनत की स्थापना होगी, जब अंग्रेज आएंगे तो विदेशज शब्द भी आएंगे। तो हिंदी भी क्या करती है? मध्यकाल की हिंदी, तुलसीदास ने कई सारे तत्सम शब्दों को अपनाया जो बीच में छूट गए थे। तो रामचरितमानस में आप देखेंगे बहुत सारे तत्सम शब्द हैं। तुलसीदास पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। कबीर ने देशज प्रक्रिया के शब्दों को खूब अपनाया। देशज मतलब ग्रामीण भाषा के शब्दों। और जब आधुनिक हिंदी आएगा, जब छायावाद आप पढ़ते हैं, तो छायावाद ने भी तत्सम शब्दों को खूब अपनाया है और नए शब्द भी बनाए हैं। तो ये सब भाषा के निर्माण की प्रक्रिया है। और आपके कोर्स में क्या पढ़ना है? अपभ्रंश, अवहट और पुरानी हिंदी यानी आरंभिक हिंदी की विशेषता बताइए। ठीक है। जो इस साल संभावित था आने के लिए, हालांकि अवधि भी संभावित था, अवधि पूछा गया। यहां तक किसी के पास कोई सवाल है? कोई प्रश्न है? ब्रज भाषा कहां पे आएगी इस ग्रुप में? मध्यकाल में आएगी, मध्यकाल में आएगी। और खड़ी बोली तीनों फेज में आएगी, यहां भी है मध्यकाल में और आधुनिक भी है। ब्रज भाषा अब क्या हो गई? सिमट गई, बोली के रूप में आ गई। यानी भाषा जो है, बोली पहले रहती है, फिर भाषा बनती है। भाषा के बाद फिर कई सारे रूप में इसका विकास होता है। मानक भाषा बन सकती है, साहित्यिक भाषा बन सकती है, कई सारे भाषा के रूप हो सकते हैं। गद्य और पद्य की भाषा बन सकती है, गद्य पद्य की भाषा बन सकती है, गीतों की भाषा बन सकती है, मातृभाषा हो सकती है, राजभाषा हो सकती है। भाषा के कई रूप हो सकता है कि भाषा से पुनः बोली हो जाए, या तो प्रोग्रेस करे या नहीं तो फिर क्या हो जाए? पुनः बोली में चली जाए। ये हो सकता है। जैसे कोई व्यक्ति बहुत अमीर बना, अमीर से फिर क्या हो गया? गरीब हो गया, होता है। और हो सकता है कि एक भाषा की कई बोलियां और उसमें से कुछ बोली आगे निकल जाए, कुछ बोली क्या हो जाए? ठीक वैसे ही जैसे एक पिता के 4 संतान और एक संतान आगे निकल जाए, एक संतान कृषक ही रह जाए, है ना। एक संतान क्या हो जाए? हो सकता है वो एमपी बन जाए, मिनिस्टर बन जाए। ठीक वैसे ही आप देखेंगे कि हिंदी के कई संतान थे। हिंदी की एक संतान खड़ी बोली आगे निकल गई, ब्रज भाषा और अवधि बीच में बहुत विकास करती है, फिर क्या हो जाती है? डाउनफॉल हो जाता है उसका। और कई सारी बोलियां, जैसे पहाड़ी हिंदी की जो बोलियां हैं, आज तक विकास नहीं हो पाई। जैसे लगता है
कि कोई बच्चा कुपोषित जन्म लिया, नहीं, उसका हेल्थ बना ही नहीं कभी। तो घरवाली का, कुमाऊनी का हेल्थ कभी बना ही नहीं। क्यों नहीं बना? क्यों नहीं बना होगा? हाँ, क्यों नहीं बना होगा? इसका मतलब उसके साथ राजनीति हो गई होगी। नहीं, क्या राजनीति हो गई होगी? अब कुमाऊनी पढ़ के किसी को नौकरी नहीं मिलती होगी तो कोई क्यों पढ़े? नहीं, जैसे मैथिली के साथ राजनीति हो गई कि इसको पढ़ के लोग आईएएस आईपीएस बन रहे हैं, और मगही के साथ ऐसा नहीं हुआ, अंगिका के साथ ऐसा नहीं हुआ, बहुत सारी बोलियों के साथ नहीं होता। जबकि मगही कहाँ की थी? कैपिटल की भाषा थी। पटना की भाषा क्या है? ये अजीब दुर्भाग्य है और संयोग भी ऐसा है कि मगही क्षेत्र के सीएम, मगही क्षेत्र यहाँ कैपिटल, और मगही कहाँ चली गई? मगही का कोई नाम लेवा नहीं। ऐसा होता नहीं है। जहाँ कैपिटल होती है वहाँ की भाषा क्या हो जाती है? प्रोग्रेस करती है, क्योंकि राजधानी है, सब जगह से लोग आएंगे पटना, और पटना आएंगे तो अपनी बोली भाषा यहाँ प्रभाव डालेगी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। क्यों नहीं हुआ? मगही में न कोई कहीं पढ़ाई होती है, न कोई पत्रिका होती है, न कोई पुरस्कार होता है, कुछ नहीं हुआ। तो ऐसा कम होता है। कुमाऊनी के साथ ही ऐसा हुआ। कुमाऊनी में खड़ी बोली बोली जाती है, अंग्रेजी बोली जाती है। वहाँ की जो भाषा है, वहाँ की जो लोकल लैंग्वेज है, उस पर सरकारी स्तर पर कम ध्यान दिया गया। समझ में आया? उर्दू जो थी खड़ी बोली के साथ विकसित हो रही है 10वीं सदी से, जब दिल्ली सल्तनत की स्थापना होगी वहां से। लेकिन उर्दू का अलग नाम नहीं है, हिंदी में ही वो शामिल। उर्दू अलग नहीं, उर्दू नाम अलग कब पड़ता है? 19वीं सदी में, जब फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना होती है, और उसके बाद फिर उर्दू भाषा के रूप में अलग हो जाती है। अभी दिल्ली सल्तनत में, मुगल काल के पीरियड में, हिंदी में ही उर्दू क्या है? शामिल। उर्दू अलग से नहीं। ठीक है, जैसे रहीम को कहिए तो रहीम हिंदी के रचनाकार है। अमीर खुसरो किसके रचनाकार? हिंदी के, जबकि इसकी हिंदी में, अमीर खुसरो की हिंदी में फारसी शामिल। क्योंकि हिंदी सब बोलियों भाषाओं से ऊर्जा लेती है, शब्द लेती है, उसका संस्कार लेती है, और तब हिंदी आगे बढ़ती है। हिंदी कभी रुकी नहीं, हिंदी का ग्रेजुअल डेवलपमेंट होता रहा। एक ही प्रश्न बनता है, ग्रामर बताइए। अब तक तो यही एक ही पूछा गया। हाँ, इनका विकास और इनका व्याकरण बताइए। व्याकरण का 10 पॉइंट याद कर लेना है, उसी को एग्जाम में लिख देना, तुलनात्मक रूप से लिख लेना है, और उसको। और कोई सवाल पूछिए। मातृभाषा का मतलब है जो मदर से या परिवेश से, सराउंडिंग से हम सीखते हैं। यानी माँ का मतलब क्या हुआ? सराउंडिंग। माँ तो एक जैविक माँ हुई, और जो परिवेश भी तो माँ हुआ। मान लें कि आप जिस परिवेश में रहते हैं वहां से भी भाषा, चाचा से सीखते हैं, पड़ोसी से सीखते हैं, माँ से ज्यादा सीखते हैं, तब उस भाषा का नाम क्या हुआ? मातृभाषा। यानी जो मदर से और परिवेश से, जिस परिवेश में आप जी रहे हैं, उस परिवेश की भाषा को मातृभाषा कहते हैं। और राजभाषा कहते हैं जब उस भाषा में मानक रूप विकसित, मानक मतलब स्टैंडर्ड रूप, स्टैंडर्ड का मतलब निश्चित, स्थिर। और समझने के लिए कहिए, जैसे 1 किलोग्राम का बटखरा है तो 1000 ग्राम सब जगह, वो मानक हो गया। चाहे यहाँ पर मात्रा कराइए या दिल्ली में कराइए, अमेरिका में कराइए, सब जगह क्या होगा? 1000 ग्राम ही होगा। तो ये क्या हो गया? मानक हो गया। मानक मतलब स्थिर हो गया। यानी अगर हम ये कहें कि अब ये पंखा घूम रहा है, तो घूम रहा है, अगर हमने इसको पुलिंग कह दिया तो पुलिंग है, तो हर जगह पुलिंग है, ये मानक हो गया। ऐसा नहीं कि मिथिला में जाके स्त्रीलिंग हो जाएगा। ये अगर स्त्रीलिंग हो गया, भोजपुरी में जाके पुलिंग हो गया, तब ये मानक नहीं हुआ। मानक उसको कहते हैं जब ग्रामर क्या हो जाए? फिक्स्ड हो जाए, तब उसको मानक कहेंगे। तो वाक्य निश्चित हो जाए, लिंग निश्चित हो जाए, कारक निश्चित हो जाए, तब उसको कहेंगे मानक हिंदी। तो मानक हिंदी ही ऑफिशियल कामकाज के लिए प्रयोग होती है, जिसको आप क्या कहते हैं? राजभाषा कहते हैं। स्पष्ट हुआ? और कोई सवाल नहीं है? तो आज हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे।